नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी काव्य के 75 एमसीक्यूज के बारे में। वैसे संख्या में 75 होंगे, इसे 75 क्वेश्चन ही पेपर में पूछे गए थे। ये चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं सॉल्व करूंगा। ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माइनर में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल माइनर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का माइनर, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माइनर पेपर में पूछा जा सकता है। माँ पाटेश्वरी का माइनर पेपर, इन सभी के लिए आपका पूछा जा सकता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, किसी में भी माइनर हिंदी साहित्य आपका है तो उसमें आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है और उसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ में माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय जो है आपका, उसका परीक्षा होने वाली है, उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। सेम यही चीज़ें आएंगी, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा इसका हिंदी काव्य के मैराथन क्लास या जो मॉडल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व, वो को करिकुलर मास्टर चैनल पर भी आपको दिख जाएंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं इस 75 प्रश्नों के बारे में, जिसमें परीक्षा में सीधे तौर पर आपके प्रश्न आ सकते हैं। 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट है, 28-29 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। किसी विश्वविद्यालय में अगर परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग से पहले और बाद में कौन से सर्ग आते हैं? कामायनी में श्रद्धा सर्ग से पहले और बाद में कौन से सर्ग आते हैं? तो कामायनी में श्रद्धा सर्ग से पहले आशा सर्ग आता है और बाद में आता है आपका चिंता सर्ग, ठीक है। तो आशा और चिंता सबसे श्रद्धा सर्ग में जो है, श्रद्धा सर्ग में पहले और बाद में सबसे पहला सर्ग कौन सा? श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा सर्ग से पहले और बाद में कौन सा सर्ग आता है? तो जयशंकर प्रसाद कामायनी का क्रम जो है चिंता, आशा और फिर श्रद्धा है, ठीक है। चिंता, आशा, फिर श्रद्धा। तो आशा और चिंता, इन दोनों के बीच में आपका आता है श्रद्धा। श्रद्धा से पहले आपका आता है कौन सा? आशा, और उससे पहले आपका आता है चिंता, ठीक है। तो पहले और बाद में, तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें तीसरा सर्ग आपका कौन सा है? पूछा क्या गया है? श्रद्धा सर्ग से पहले और बाद में कौन से सर्ग आते हैं? श्रद्धा सर्ग से पहले कौन सा सर्ग आएगा बेटा? इनमें श्रद्धा सर्ग से पहले आपको कौन सा सर्ग आता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो श्रद्धा सर्ग से पहले बाबू आपका इसमें आएगा, क्योंकि पहला सर्ग आपका है चिंता सर्ग, ठीक है। पहला कौन सा आएगा? चिंता सर्ग। दूसरा सर्ग कौन सा है आपका? आशा सर्ग है दूसरा। और तीसरा सर्ग कौन सा है? श्रद्धा। अब तीसरा सर्ग से पहले पूछा गया है और इसके बाद में चौथा सर्ग आपका कौन सा है? काम, ठीक है। चौथा सर्ग क्या है बेटा? काम, ठीक है। और दूसरा सर्ग आपका क्या आता है? आशा, ठीक है। तो आशा एंड काम, चूंकि आशा जो है सेकंड वाला सर्ग है, पहला सर्ग है आपका चिंता, फिर आशा, फिर आपका श्रद्धा, ठीक है, फिर आपका काम। तो श्रद्धा से पहले आपका आशा आएगा और श्रद्धा के बाद में क्या आएगा? आपका काम आएगा। तो आशा और काम, इसका फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए लगाया हुआ है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ में आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, रीतिकाल का भेद नहीं है। रीतिकाल, अच्छा, इसके अलावा जो 15 सर्ग हैं वो कौन कौन से, इसको मैं अगर मैं बताना चाहूँ, देखिए पहला सर्ग है आपका चिंता, दूसरा सर्ग है आशा, तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, ठीक है। नौवां सर्ग है ईड़ा, 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष और 12वां है आपका निर्वेद, ठीक है। और 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य और 15वां सर्ग जो आपका पड़ता है वो है बेटा आनंद सर्ग, ठीक है। आनंद सर्ग जो है वो अंतिम सर्ग है और 15 सर्ग कुल मिलाकर के हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मनो मन की यात्रा को इसमें दिखाया गया, उसी के माध्यम से इन सर्गों की शुरुआत होती है। यात्रा चिंता से शुरू होती है और आशा की किरण जगाती हुई, और फिर श्रद्धा हृदय की कोमलता आगमन होता है, और उसके बाद में लास्ट सर्ग जो है आनंद की प्राप्ति होकर के तब जाकर के ये सर्ग समाप्त होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, रीतिकाल का भेद नहीं है इनमें से। देखिए रीतिकाल के 3 भेद होते हैं। रीतिकाल के 3 भेद कौन कौन से होते हैं आपके? पहला भेद होता है आपका रीत मुक्त काव्य परंपरा, ठीक है। एक होता है रीतबद्ध काव्य परंपरा और एक होता है रीत सिद्ध काव्य परंपरा। रीत मुक्त के कौन है कवियों में? अगर नाम पूछे तो रीत मुक्त कवियों में आलम है, ठीक है। बोधा का नाम आता है, आलम, बोधा, ठीक है, घनानंद, ये सब जो हैं ये आपके रीतिमुक्त काव्य परंपरा के हैं, जो रीतियों के से बंध करके रचनाएं नहीं लिखते हैं, ये मुक्त होकर के रचनाएं लिखते हैं। आश्रय जातों की प्रशंसा, नक्सिक वर्णन, इन सभी से थोड़ा सा दूर हट करके रस छंद अलंकार पर उतना फोकस नहीं करते हैं। भावनाओं के कवि हैं ये लोग, ठीक है। बेसिकली वियोग श्रृंगार ज़्यादा अधिक मात्रा में लिखते हैं ये। रीत सिद्ध परंपरा के एकमात्र कवि हैं, उनका नाम है बिहारी लाल
बिहारी लाल रीतियों को जानते थे, लेकिन वो ज्यादातर बंद करके रचनाएं नहीं लिखते थे। तो बिहारी लाल एकमात्र रचनाकार जो रीति सिद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं बिहारी लाल, ठीक है। और रीतिबद्ध परंपरा की बात करें तो आचार्य केशवदास जी, जो ऐसे कवि जो आशयदाताओं की प्रशंसा करते हैं और जो आचार्य की बात करते हैं, और जो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो सभी चीज़ों के बारे में बढ़िया तरीके से लिखने का काम करते हैं। तो केशवदास की अगर बात की जाए तो केशवदास कवि जो हैं ये आचार्य कवि हैं, और इनकी जो कविता रहती है उसमें आप देखते हैं रस छंद अलंकार खूब ज़्यादा भर भर के आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए इनको छंदों का अजायब घर इनकी रचना रामचंद्रिका को कहा जाता है, और इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ये लोग नक्सिक वर्णन, रस छंद अलंकार का पूरा वर्णन रीति में बंद करके रचनाएं लिखा करते थे, ठीक है। ये ऐसे कवि थे। और यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन सभी मैं चर्चा कर लूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, काल तुझसे होड़ मेरी कविता के रचनाकार। काल तुझसे होड़ मेरी, ये रचनाकार कौन है इसके? इसके रचनाकार कौन है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। 3 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न आप बताने का प्रयास करेंगे। काल तुझसे होड़ मेरी कविता के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है, ठीक है। इस कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं, ठीक है। इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। दूसरा तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं शमशेर बहादुर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। जबकि धर्मवीर भारती की बात है, धर्मवीर भारती ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। कनुप्रिया, अंधा युग जैसी महान रचनाएं ये धर्मवीर भारती की हैं। दुष्यंत कुमार साहब की बात की है तो हिंदी गजल के सम्राट माने जाते हैं दुष्यंत कुमार, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कृति है साये में धूप, ये बड़ी रचना इनकी है। नागार्जुन साहब की बात करें तो नागार्जुन जो हैं ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इनको जन कवि भी कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहते हैं? जन कवि भी कहा जाता है, ठीक है। नागार्जुन को बाबा की उपाधि भी दी जाती है। बादल को घिरते देखा है अमल धवल गिर के शिखरों पर, ठीक है। तो ये रचना इनकी है नागार्जुन की। तो ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न की दृष्टि से ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजे। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजे। पंक्तियों के रचनाकार कौन है बेटा? भारतेंदु हरिचंद जी हैं। यह रचना भारतेंदु हरिचंद जी ने लिखी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करता है, और वे प्रार्थना करते हैं कि मुझे ब्रज की लता पता यानी बेल पत्तों बना दीजिए। ऐसा कवि कहता, भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, ब्रज के लता पता मह कीजिए, यानी कि ऐसा ब्रज का इलाका अगर वहां पर हम बेल और पत्ते बन जाएं तो जब गोपियां वहां से गुजरेंगी तो उनके चरणों की जो धूल होगी, पद पंकज जो होगी, वो पवित्र धूल उड़ कर करके जाकर के उन्हीं पत्तों पर जाकर के गिरेगी, तो हम भी धन्य हो जाएंगे, उनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ जाएगी। ऐसा कवि कहता है कि वो गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन करती थी, उनके चरणों की धूल अगर मेरे लग जाए तो मैं जो है कृतार्थ हो जाऊंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भी कहे जाते हैं, बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि जो है, और आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या चुका है? पांचवा प्रश्न, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन है बेटा? पांचवे का सी ऑप्शन बिल्कुल, केशवदास जो है वो कवि प्रिया के रचनाकार हैं। रीति काल के प्रवर्तक हैं केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत भी केशवदास को कहा जाता है, और भाषा इनकी बड़ी बड़ी क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो है कभी कभी बिना मतलब के छंद का प्रयोग भी कर देते हैं, जिसके लिए इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत सारे छंद उसमें प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो ये काव्य शिक्षा देने के लिए रचना लिखी गई थी, कवि प्रिया, ठीक है। काव्य की शिक्षा देने के लिए कि काव्य का कैसे लिखा जाए, ठीक है, अलंकार को कैसे रचना करनी चाहिए, सब कुछ बताया उसमें। रसिक प्रिया रामचंद्रिका, इनकी और भी 2 कविताएं हैं जो बड़ी फेमस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जो आपका आ चुका है, जायसीकृत पद्मावत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद मुक्तक काव्य है। बिल्कुल नहीं है, ये मुक्तक काव्य भी नहीं है, प्रेम की पीर का भी वर्णन नहीं करता है। पद्मावत में जरूर प्रेम की पीर आपको दिखाई पड़ती है, नागमती का वियोग वर्णन की बात जहाँ पर आती है, लेकिन ये मुक्तक काव्य नहीं है, ये प्रबंध काव्य है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है इसकी कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पद्मावत में नगर
सठरित वर्णन, नखशिख, 12 मासा आदि का वर्णन किया गया, बिल्कुल किया गया, यानी कि दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है आपका। पद्मावत में रानी नागमती का विरह वर्णन अधम कोटि का है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा और चौथा बिल्कुल, दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चौथा। अधम विरह का वर्णन अधम कोटि का है। ठीक है, देखें जो है इसमें पद्मावत मुक्तक काव्य नहीं, तो ये आपका गलत हो गया, प्रबंध काव्य है तो गलत हो गया। अच्छा, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन माना जाता है, तो अधम कोटि, अधम माने होता है नीच कोटि का, यहाँ पर पूछा गया है। अधम माने होता है नीच कोटि का, यानी बिल्कुल निम्न श्रेणी का, तो निम्न श्रेणी का नहीं, नंबर 1 का श्रेणी का है, तो अधम कोटि है, इसीलिए गलत हो जाएगा ये, यानी इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन में आपका दिया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसी प्रश्न के संदर्भ में तो चारों कथन सही गलत है, केवल 1 2 3 4 सही गलत है, 2 और 3 सही, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 और 3 बिल्कुल सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न आपका 7वां नंबर, घनानंद के काव्य में वर्णित सुजान उनकी कौन है, तो सुजान कौन है, घनानंद की प्रेमिका है सुजान। ठीक है, सुजान नामक घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के अग्रणी कवि हैं। सुजान मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी से प्रेम करते थे, उस नर्तकी का नाम था सुजान। ठीक है, ये प्रेम करते थे सुजान, सुजान से प्रेम करते थे कौन, घनानंद जी। घनानंद अगाध प्रेम करते थे, जब उन्हें दरबार में निकाला गया तो सुजान ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। इसी विरह यानी जुदाई की वेदना ने घनानंद को एक महान कवि बना दिया। उनके काव्य में सुजान कभी लौकिक प्रेमिका के रूप में दिखती हैं तो कभी कृष्ण यानी ईश्वर के रूप में दिखती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो हो जाते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई पंक्ति किस कवि की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई पंक्ति किस कवि की है, तो ये बिहारी लाल की है पंक्तियां, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुप्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल, बिहारी सतसई एकमात्र रचना उनकी है, उसका पहला दोहा यही है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें कवि बिहारी लाल ने राधा की स्तुति की है और उनसे प्रार्थना की है कि उनके सांसारिक कष्टों यानी भवबाधा जिसको कहते हैं उसको दूर करें वो। ठीक है, बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन उनकी सच्चाई में भक्ति और नीति के दोहे भी बहुत अधिक मात्रा में आपको मिल जाएंगे। ज्ञान बहुत ज्यादा बिहारी के अंदर था, गागर में सागर भरने वाला कवि बिहारी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्न काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित करना है आपको, यहाँ पर मैं सुमेलित करूंगा। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से देखिए, बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये पंक्तियां किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की हैं, यानी कि सी का आपका लग जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला लग गया। इसके प्रथम रश्मि रचना किसकी है, प्रथम रश्मि का आना रंगेड़ तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि रचना किसकी है, ये सुमित्रानंद पंत की है, यानी कि डी का आपका चौथा लग जाएगा। ठीक है, हम नदी की दीप है, नदी का दीप रचना किसकी, अज्ञे की है, बिल्कुल इसका लग जाएगा। और कम तो कौन तुम संसित जलनी तीर तरंगों से फेंकी मड़ एक कर रहे निर्धन से चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, ये किसकी रचनाएं हैं, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की कामायनी का है, तो पहले का आपका लग जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो पहले का लगेगा बेटा क्या, पहले का सेकंड ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, पहले का सेकंड लग जाएगा, बी का लग जाएगा तीसरा। ठीक है, तो पहले का सेकंड कहाँ पर दिया, पहले का आपका सेकंड, पहले का सेकंड आपका बी में दिया है और सी में दिया है। ठीक है, तो पहले का सेकंड लग जाएगा। ठीक है, यानी पहले का सेकंड आपका लग जाएगा, 1 मिनट को मैं आपको बता रहा हूँ, पहले का सेकंड यानी फर्स्ट का 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे यानी बी का आपका थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड कहीं पर दिया है, बी का थर्ड एक है, बी का थर्ड इसमें दिया। ठीक है, तो ये आपका ये गलत और ये गलत तीनों। आप देखो तीसरे सी वाले का जो हो जाएगा पहला, बीन भी और रागनी भी, सी का फर्स्ट ये भी होगा सी का फर्स्ट। ठीक है, और डी का आपका चौथा, डी का चौथा, बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी लगाया हुआ है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा बेटा, प्रश्न है आपका, फिर बिकल है प्राण मेरे, फिर बिकल है प्राण मेरे किसकी कविता है, तो फिर बिकल है प्राण मेरे ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ये इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है सांध गीत, उसी सांध गीत से कविता जो है ली गई है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में आप रहस्यवाद और एक अजनबी वेदना, एक अनजानी वेदना आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, आप देखेंगे कि विरह वेदना को लेकर के चाहे छायावाद के कोई कवि हों, सबके जीवन में दुख ही उनकी कथा रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो अपने दुख के माध्यम से समाज के दुख को बताने का काम छायावादी कवियों और कविताओं ने किया, मतलब कवियों ने और कवित्रियों ने किया है। छायावाद के चारों नायकों में से ये हैं, छायावाद की दुर्गा भी कही जाती है। छायावाद के निम्न कवियों में से किसको या किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो छायावाद के किन कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बेटा? तो पंत और महादेवी वर्मा जी को मिला है, बिल्कुल। पंत और महादेवी वर्मा जी को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला है 1968 में, ठीक है। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य, हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंद पंत जी को 1968 में चिदम्बरा नाम की रचना पर उनको मिला है। और महादेवी वर्मा जी को यामा नाम की उनकी एक रचना है, महादेवी वर्मा जी को यामा पर मिला हुआ है और इनको चिदम्बरा पर। यामा पर कब मिला है? 1982 में, यानी बाद में मिला। 1982 में यामा नाम की कृति पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला है। प्रसाद और निराला जी को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, रामचरितमानस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त एक प्रबंध काव्य है, बिल्कुल प्रबंध काव्य है, यानी कि एक प्रबंध काव्य महाकाव्य, ठीक है। रामचरितमानस कितने कांड में? 7 कांड में बटा हुआ है। पहला कांड है आपका बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। ये 7 कांड है, बिल्कुल सही है पहला। इसका प्रथम कांड अयोध्या कांड और अंतिम कांड उत्तर कांड है। नहीं, अंतिम कांड तो उत्तर कांड है, लेकिन प्रथम कांड इसका अयोध्या कांड ना होकर के बाल कांड है, यानी ये ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। तीसरा आपसे कह रहा है कि अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड आता है, बिल्कुल। पहले बाल कांड पहले नंबर पर, दूसरे पे अयोध्या कांड, तीसरे पे अरण्य। अरण्य माने जंगल पे जाते हैं, ठीक है, राम वन गमन होता है। फिर चौथा है किष्किंधा, पांचवा है सुंदर, छठवां है लंका और सातवां है उत्तरकांड, ठीक है। यानी कि ये भी सही, अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड आता है, बिल्कुल ठीक है। लंका कांड के ठीक बाद सुंदर कांड आता है? नहीं, लंका कांड के ठीक पहले सुंदर कांड आता है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, पहला एंड तीसरा इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न आपका जो 13 नंबर, विद्यापति कृत पदावली की भाषा। देखिए, विद्यापति की जो रचना है उसकी भाषा कैसी है, फटाफट से आप बताएंगे। 13 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर जो विद्यापति की पदावली रचना उस वो मैथिली भाषा में लिखी गई है और मैथिली कोकिल इनको कहा जाता है। विद्यापति को क्या बोलते हैं बेटा? मैथिल कोकिल कहा जाता है, मिथिला का कोयल कहे जाते हैं। इनकी ये 3 भाषाओं में रचना लिखते थे। संस्कृत भाषा में भी इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी, अवहट्ट भाषा में भी मिलेंगी और मैथिली भाषा में भी जो है इन्होंने विद्यापति जी ने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। क्लियर? मैथिली भाषा में पदावली जो उनकी रचना है बड़ी फेमस है, जन जन तक जो है कहीं ना कहीं पे ये रचना फैली, ठीक है। आप देखेंगे इसमें भक्ति और श्रृंगार का एक अनूठा संगम किया गया है। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत ही कोमल और संगीतमयी पदावली में इन्होंने किया है, बड़ी जबरदस्त है। अवहट्ट में आप देखते हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचना है, ये पुरानी हिंदी जिसको अवहट्ट कहते हैं उस भाषा में लिखा है इन्होंने। संस्कृत में पुरुष परीक्षा और लिखनावली नाम के शास्त्र प्रधान रचनाएं लिखी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि आप देखते हैं अवधि के सबसे बड़े विद्वान में मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जी का नाम आता है। ब्रज भाषा में सूरदास रीतकाल के अधिकांश कवियों की प्रिय भाषा जो है ब्रज भाषा रही है। खड़ी बोली में आप देखते हैं भारतेंदु जी के बाद में आप खड़ी बोली आप देखते हैं चलती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही क्रम बताएं। वादों मतलब कि विचारों का। देखिए, सबसे पहला वाद कौन सा आएगा? सबसे पहला वाद इनमें से देखेंगे छायावाद, इनमें सबसे पहला देखिए छायावाद जो आएगा बेटा 1900 कब आता है? छायावाद का समय काल 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय काल है वो छायावाद का काल है। छायावाद के जस्ट बाद आपका आता है प्रगतिवाद। छायावाद के बाद में क्या आता है आपका? प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद कब से कब तक? 1936 से लेकर के 1947 तक का चलता है आपका। कौन सा? 1943 तक, ठीक है, 1943 तक चलता है प्रगतिवाद। 1943 में आपका जो है आ जाता है तार सप्तकों का प्रकाशन हो जाता है। तार सप्तकों के प्रकाशन जो है आज्ञे ने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ ने। तो प्रयोगवाद वहां से शुरू होता है, यानी 1943 से आपका जो है फिर उसके बाद में शुरू हो जाता है क्या? प्रयोगवाद, ठीक है। और 1900 आपका कम से कम 1953 तक चलता है, यानी 10 सालों तक चलता है ये। फिर उसके बाद में 1953 से लेकर के उसके बाद में जो कविता आती है वो नई कविता आंदोलन शुरू होता है 1953 के बाद में 1954 से 60 तक, ठीक है। फिर 60 के बाद में साठोत्तरी कविता शुरू हो जाती है, उसी को कह देते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि पहले इनमें से छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। अच्छा, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी, ठीक है।
प्रगतिवाद के मुख्य कवियों में प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, ये सब कवि रहे, मुक्तिबोध वगैरह। ठीक है, मुक्तिबोध तो वैसे बाद में आते हैं। ठीक है, और प्रयोगवाद में आप देखते हैं अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद सेनज्ञे हो गए, जैनेन्द्र कुमार हो गए, ये सब आते हैं। तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। ठीक है, और नई कविता की बात आप देखते हैं, इसमें यथार्थ और लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई। 1953 के बाद आप इन कविताओं को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें, बढ़िया देखें, तीव्र गति से चीजों को समझने के लिए। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, सूरदास कृत भ्रमर गीत में किसका संवाद है? तो सूरदास कृत भ्रमर गीत में किसका संवाद है? उद्धव और गोपियों का संवाद है। उद्धव और गोपियों का संवाद है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वे अपने मित्र उद्धव को निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर के गोपियों के पास भेजते हैं। गोपियां अपनी वाक पटुता यानी तर्कों के माध्यम से उद्धव के ज्ञान को परास्त कर देती हैं। उद्धव एकदम से लाचार हो जाते हैं और सगुण प्रेम की विजय होती है। यहाँ पर भंवरा जो है वो उद्धव का प्रतीक है और निर्गुण प्रेम यहाँ पर एकदम से धराशाही हो जाता है, लेकिन सगुण प्रेम यहाँ पर जो है नंबर 1 का हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या? निम्नलिखित प्रश्न 2 कथन दिए गए, दोनों कथनों का सावधानी से परीक्षण कर सही उत्तर चुनिए। देखिए कथन आपका क्या दिया हो बेटा? पहला कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु जी। ठीक है, उन्होंने हिंदी गद्य को अनेक रूपों यानी निबंध, नाटक, आत्मकथा, उपन्यास आदि में ढाला। बिल्कुल उन्होंने ढाला, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कथन 1 और कथन 2। ठीक है, कथन 1 भारतेंदु जी, ठीक है, दोनों कथन इसका बिल्कुल सही है और इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण भी देता है। ऑप्शन नंबर इसका करें, दोनों कथन सत्य हैं। कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण भी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 18 नंबर क्वेश्चन है यहीं पर, साथ ही साथ में मैं देख लेता हूं क्योंकि यहाँ पर बाद में फिर भटकना पड़ता है, आपको दिक्कत हो जाती है। रीतिकाल का कौन सा कवि केवल रचना लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गया? एक रचना लिख करके, तो एक रचना मात्र लिखी किसने? बिहारी लाल ने। कौन सी रचना उनकी? बिहारी लाल की बिहारी सस्सई नाम की एक रचना लिखी है, उसी को लिख करके अमर हो जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 713 दोहे जो है। ठीक है, कहीं कहीं पर 719 से 721 दोहा बताया जाता है, लेकिन जो है छोटा सा मतलब की रचना है, 713 दोहे लिखे हैं। और इनके दोहों में, एक एक दोहों में कम से कम बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इनको कहा जाता है, इनके बारे में, सतसई के बारे में, बिहारी सतसई के बारे में, ठीक है, ये कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अष्टछाप क्या है? अष्टछाप की बात करें महोदय तो अष्टछाप 8 कृष्ण भक्तियों का ये कवियों का समूह था, जिसमें 8 कवि थे, 8 पहर सेवा करते थे। ठीक है, एक मंदिर था, उसी मंदिर में सेवा करते थे। इसकी स्थापना करी गई थी 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास जी के गुरु जी हैं, उनके लड़के थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। उन्हीं गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जो है इसकी स्थापना करी थी, जिसमें 4 शिष्य जो थे वो सूरदास के थे और 4 शिष्य थे गोस्वामी विट्ठलनाथ के। 4 शिष्य जो वल्लभाचार्य के थे उनमें आपके देखते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, 4 व्यक्ति ये थे। और 4 जो शिष्य थे वो थे विट्ठलनाथ के गोसाई, वो गोविंद स्वामी, चित स्वामी, छत्रभुज दास और नंद दास। तो 4 8 कवियों के 8 कवि थे जो 8 पहर की सेवा भगवान श्री कृष्ण की, नरिहर दास की, मतलब कि वो नरिहर दास बोल रहा हूँ, वो जो है मंदिर की किया करते थे। ठीक है, और इस तरीके से ये चीजें चलती रहती थी। पुष्टिमार का जहाज भी सूरदास को कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांक करके भी आए हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? बताएं फटाफट से बताएं, विद्यापति ने किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को, कीर्तिलता को उन्होंने क्या कहा? कहानी कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। इसी ग्रंथ के भीतर उन्होंने स्वयं लिखा है कि देसल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपा ही अवहट्टा, पुरुष कहानी हाँ कहो। यहाँ उन्होंने अपनी रचना को कहानी, कहानी माने क्या होता है? कहानी। ठीक है, ड़ा जो होता है वो ना में बदल जाता है हिंदी में, अवहट्ट में वही चीज ड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आपका आ चुका है। वैसे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछे गए थे। देखिए ये क्वेश्चन जबरदस्त थे। इनके रचनाकार चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई हैं। बिल्कुल, चंद बरदाई इसके लेखक हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका बिल्कुल सही है।
इसमें 63 सर्ग या 63 अध्याय है, बिल्कुल 63 सर्ग, 63 नहीं, इसमें 69 सर्ग है, तो ये गलत हो जाएगा, 69 सर्ग है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की सौर गाथा का वर्णन है, बिल्कुल दिल्ली के राजा जो है उनकी सौर गाथा का वर्णन किया गया है इसमें, ये कथन भी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी सौर गाथा है पृथ्वी इसमें, यानी पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक लग रहा है। इस ग्रंथ को उनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण करवाया था, क्या इस ग्रंथ को जल्हड़ ने पूर्ण करवाया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जल्हड़ ने पूर्ण करवाया था इसको, पृथ्वीराज राजशोक के संबंध में जल्हड़ ने करवाया था क्या, इसका बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 नंबर का कौन बताएगा भाई? 20 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका लगेगा असत्य कथन पूछा गया है ना। हाँ, देखो एक मिनट, वही तो मैं सोच रहा हूँ। संबंध में कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखो विचार किया हमने तो 3 कथन में पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा सही है और चौथा सही है। ये वाला गलत है, ये सही, ये सही, ये सही, ठीक है। अब दूसरा आपका गलत है। अब पूछा प्रश्न आप देखिए नीचे से, इनमें से कौन से कथन असत्य हैं। अब कथन असत्य कौन सा है? केवल 2 कथन जो है असत्य है, बाकी चारों कथन सत्य हैं आपके, केवल 2 असत्य है। बच्चे यहाँ पर गलत क्या कर देते हैं, ये वाला लाइन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और सोचते हैं सत्य ही पूछा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए दिमाग देखें एग्जामिनर का, असत्य क्या है, तो असत्य केवल 2 वाला ऑप्शन है, बाकी सब सही है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। यह धरती कितना देती है कविता के रचनाकार। यह धरती कितना देती है कविता के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। यह धरती कितना देती है रचनाकार, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए यह धरती कितना देती है किसकी रचना? सुमित्रानंद पंत की, आज्ञे की, या महादेवी वर्मा की, या नागार्जुन की? तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो चूंकि वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंद पंत, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पंत जी के द्वारा काव्य संग्रह है पंत जी का एक, उसका नाम है पल्लव, ठीक है। पल्लव या उनके बाद के प्रगतिवादी दौर की कविताओं में गिनी जाती है ये। पल्लव में वैसे इस रचना को संग्रहित किया गया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसके ऊपर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है। वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे कविता में कवि बीड़ा वादनी से क्या वरदान मांग रहा है? तो वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे कवि जो है ये ज्ञान और स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ज्ञान और स्वतंत्रता की बात यहाँ पर जो है वो मांग रहा है कवि। और कवि रचना किसकी है? वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे, ये अज्ञे की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञे की रचना है, ठीक है। तो ये निराला जी की रचना है, आगे की बोला, निराला जी की रचना है वर्दे बीड़ा वादनी, एक सरस्वती वंदना है निराला जी की, ठीक है। कवि केवल व्यक्तिगत सुख नहीं मांग रहा है यहाँ पर, कवि यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे, ठीक है, और वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे, ठीक है। वे भारत के लिए स्वतंत्रता और देशवासियों के अज्ञान को दूर करने का, ज्ञान का प्रकाश भरने की बात करते, उसकी प्रार्थना करते हैं उस बीड़ा वादनी माता सरस्वती से। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना छायावाद की है? इनमें से छायावाद की रचना कौन सी बेटा? नदी के दीप। नदी के दीप छायावाद की रचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपकी आज्ञे की रचना है, यानी कि ये रचना आपकी चली जाएगी प्रयोगवाद में, ठीक है। भेद खोलेगी बात की, भेद खोलेगी बात की, बताएं। अब भेद खोलेगी बात की ये रचना किसकी है? ये रचना जो है इसकी नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 23 नंबर का कामायनी ये आपकी छायावाद की रचना है, बिल्कुल ठीक है। कवि प्रिया आपकी रीतिकाल की ही, तो ये होगा नहीं आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यही रचना आपकी छायावाद की है, कामायनी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी रचना है, छायावाद का उपनिषद भी इसी रचना को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, तार सप्तक का संबंध किससे है? तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद का उदय 1943 में हुआ था, आज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था इसी सन में, जिससे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है, ठीक है। इनमें 7 कवियों की कविताएं संकलित हुआ करती थी, जिन्हें काव्य के शिल्प और संवेदना के नए प्रयोग के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 25 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों को सम्मिलित कीजिए। तो आदिकाल में देखें, आप देखते हैं मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, तो पहला ऑप्शन मिस्र बंधु है, मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा आदिकाल को। राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, यानी कि बी का आपका लग जाएगा सेकंड वाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल का, यानी कि थर्ड का लग जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल का, यानी कि डी का 4 ही लग जाएगा। अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर आपका लग जाएगा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका? बी ऑप्शन दिया है, यानी कि पहले का क्या लगेगा आपका? पहले का तीसरा लगेगा मिस्र बंधु,
प्रारंभिक काल ठीक है। दूसरे का क्या लगेगा आपका, बी लग जाएगा, यानी कि बी का राहुल शंकरत्यान सिद्ध सामंत काल ठीक है। ठीक है, इसके अलावा सी का आपका क्या लगेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, सी का 1 लगेगा ठीक है। ठीक है, और डी का आपका आदिकाल ही लग जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों से। तो यहाँ से आपको बहुत जानकारी मिल रही होगी, मैं आपको बहुत समझा करके बता रहा हूँ, ऐसा आपको और कोई नहीं समझाने वाला है। अच्छा, लगे हाथ यहीं पर 28 वाला भी देख लीजिए। ठीक है, 28 वाला भी देख लीजिए, इसी साथ ही साथ में सम्मिलित कीजिए। प्रश्न कह रहा है सूफी कवि, इसमें सूफी कवि कौन है बेटा, मलिक मोहम्मद जायसी आपके सूफी कवि हैं, यानी कि फर्स्ट का आपका लग जाएगा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन नंबर ए में दिया है, फर्स्ट का सेकंड सी में दिया है आपका। ठीक है, इसके अलावा संत कवि कौन है, संत कवि आपके कबीर है, तो बी का फर्स्ट यहाँ पर दिया नहीं तो ये होगा नहीं। ठीक है, बी का फर्स्ट कहाँ पर, तो यानी डी वाला ऑप्शन में चलेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन में क्या बी का फर्स्ट दिया, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अब इसमें और चीजें देखिए, सूफी कवि कौन है, जायसी हैं, संत कवि कौन है, कबीर। ठीक है, कृष्ण भक्ति कौन है, सूरदास जी, राम भक्ति कवि कौन है, तुलसीदास जी। ठीक है, सरल प्रश्न था, आप आसानी से इसको लगा देते, डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भैया, साथ ही साथ में से तमाम प्रश्नों को मैं चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, डिंगल पिंगल क्या है, बताए डिंगल पिंगल क्या है। तो डिंगल पिंगल जो है ये आदिकालीन रासो काव्यों में प्रयुक्त भाषा शैली को बोलते हैं डिंगल पिंगल, सी ऑप्शन इसका लग जाएगा। ठीक है, डिंगल पिंगल भाषा यही है। डिंगल भाषा की अगर बात करें बेटा, डिंगल क्या है, डिंगल जो होता है अपभ्रंश भाषा के साथ जब आप राजस्थानी भाषा को मिला देंगे तो उस भाषा को डिंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग है। पिंगल क्या है, पिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ जब हम ब्रज भाषा का मेल कर देते हैं तो पिंगल बन जाती है। पिंगल में यानी कि ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा को मिलाएंगे तो पिंगल बनेगी, राजस्थानी हिंदी और जो है अपभ्रंश को मिलाएंगे तो डिंगल बनेगी। ठीक है, तो पिंगल में क्या मिलेगा, ब्रज भाषा मिला करके अपभ्रंश के साथ, तो आज आपका बन जाएगा पिंगल भाषा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका, गोरखनाथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोरखनाथ कौन है बेटा, गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, बिल्कुल गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, सत्य है, ये नाथ पंथ के आरंभ करता है, इसके नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। इनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ थे, बिल्कुल गलत है ये, मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ जो थे गोरखनाथ के शिष्य नहीं बल्कि गोरखनाथ के गुरु हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नहीं। ठीक है, शिष्य नहीं थे, गुरु थे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपसे ये, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इन्होंने हिंदी संस्कृत और फारसी में रचनाएं लिखी हैं, गोरखनाथ ने अपनी रचनाएं मुख्य रूप से संस्कृत और पुरानी हिंदी यानी सधुक्कड़ी यानी जो है आपका अपभ्रंश अवहट के आसपास लिखी है, तो ये फारसी वगैरह में नहीं लिखते हैं, संस्कृत में भी नहीं लिखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, इसके अलावा कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन किया है, ये भी सही ऑप्शन चूंकि गोरखनाथ ने किया है, यानी कि पहला और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन इनमें से आपका सही होगा, और दूसरा और तीसरा गलत हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अभी बच्चे का, जिस बच्चे का पेपर है वो बच्चा यहाँ पर असत्य वाली चीजों को नहीं पढ़ा है। अब वह बच्चा एक प्रकार जानता था इस प्रश्न को, ठीक है, लेकिन वो ए ऑप्शन में मार दिया है और ए ऑप्शन बिल्कुल गलत मार दिया है। क्यों मार दिया गलत, क्योंकि ये जो है चौथे का इसका जो ऑप्शन है आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा 27 नंबर का, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसलिए क्योंकि असत्य पूछा गया, नहीं पहला और चौथा ये सत्य है, दूसरा और तीसरा गलत है, तो दूसरा और तीसरा सी ऑप्शन में दिया, ये गलत पूछा गया, सही नहीं पूछा गया। सही पूछता तो ये ऑप्शन लगा देते बेटा, लेकिन पूछा गया असत्य यानी गलत पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, सी वाला लगेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, या 28 हो ही गया था आपका। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हीं को कहा जाता है। इनका जन्म हिमालय की गोद में ही हुआ था, कौसानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। कविताओं में प्रकृति का इतना जीवंत वर्णन इन्होंने कर दिया है पंत जी ने, कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, ये सब कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना, किसने माना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। तर्क जहां तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते थे कि भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमण के कारण हुआ था, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि इस्लाम ना भी आया हुआ होता तो इस साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा जो है उन्होंने भारतीय परंपरा चिंतन का स्वाभाविक विकास बताया।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारत भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है, ये विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से नहीं। जबकि शुक्ला जी ने कहा कि ये जो विदेशी लोग आए, विदेशी लोगों ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अपने यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करी, अपने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, इसी के विरोध में जो है भक्ति आंदोलन का शुरू हुआ। ये बिल्कुल गलत तर्क रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन है, समन्वयकारी कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, बताएं। समन्वयकारी कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेष्टा रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने शैव वैष्णव का समन्वय किया, सरगुण निर्गुण का समन्वय किया, राजा प्रजा का समन्वय, ज्ञान भक्ति के बीच समन्वय किया। ये सब सारे समन्वयकारी कवि हैं तुलसीदास, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन लगे हाथ, देख लीजिए। यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाव, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। उपरोक्त दोहे में करंक का अर्थ है भैया, करंक का अर्थ है ये दोहा में, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है करंक का मतलब क्या होता है यहाँ पर। 34 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 नंबर का डी सी ऑप्शन। करंक माने होते हैं यहाँ पर हड्डी। ठीक है, यानी यह जन जारो मस करो, लिखो राम का नाव, लेखन करूं करंक की, करंक यानी हड्डी से लिखा जाए, लिख लिख राम पठाऊं। ठीक है, हिंदी साहित्य में विशेष रूप से निर्गुण संतों की कविताओं में करंक शब्द का प्रयोग कंकाल या हड्डी के लिए किया गया है। यह शब्द अक्सर नश्वरता यानी शरीर का नाश होने या दिखाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हड्डी के लिए प्रयोग किया गया कंकड़ शब्द का प्रयोग। 32 नंबर क्वेश्चन से, किस युग में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में कब प्रतिष्ठित हुई है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल द्विवेदी युग में आते आते। आप देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के कठिन प्रयासों के द्वारा उन्होंने सरस्वती पात्रिका का संपादन किया, कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए मोटिवेशन दिया, मोटिवेट किया, और इस तरीके से खड़ी बोली जो है काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम उन्होंने किया। 35 नंबर क्वेश्चन लगे हाथ, देख लीजिए। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है कि वात्सल रस का सम्राट, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये वात्सल का कोना कोना झांक करके आए हैं। कौन कहा है, इन्होंने, किसने, वात्सल का कोना कोना झांक करके आए हैं, किसने, सूरदास जी ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उनके जैसा बाल मनोविज्ञान और वात्सल रस का वर्णन संसार के अन्य किसी काव्य में आपको दुर्लभ ही मिलता है, इसीलिए उनको वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, सूरदास जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 34 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न सुमेलित कीजिए इनमें से। छायावाद, छायावाद के कवि कौन है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने किया, बिल्कुल ठीक है, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। छायावाद के कवियों में आपके कौन आएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ जाएंगे, यानी कि ए का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सिद्ध कवि कौन है बेटा इनमें से, सिद्ध कवि सरहपा हैं, दूसरे तार सप्तक कवि धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, ये सारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहले का 2 और दूसरे का फर्स्ट, पहले का 2 दूसरे का फर्स्ट, पहले का 2 दूसरे का फर्स्ट, पहले का 2 और दूसरे का यहाँ पर 3 दिया, दूसरे का फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन में बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि प्रश्न क्या पूछा, सही हाँ सुमेलित कीजिए, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, यानी पहले का दूसरा होगा, दूसरे का पहला होगा, तीसरे का चौथा होगा, और चौथे का तीसरा होगा। वहीं पर 36 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों से वेदना असीम गरजती। ठीक है, कविता किसकी है बताएं। ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद की रचना से हैं। आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां सुप्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूत, हिंदी का कहने जाने वाले आंसू नाम का जो बिरह काव्य है उससे लिया गया है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसू को हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है। इसमें बिरह यानी बिछड़ने की गहन पीड़ा का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि कह रहा है कि उनके हृदय में जो करुणा से भरा है, अब व्याकुल रागनी बज रही है और उनके भीतर दुख का हाहाकार मचा हुआ। कविता बड़ी जबरदस्त है, ये बात ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन से, कबीर के गुरु का क्या नाम था। कबीर के गुरु का नाम था बेटा रामानंद, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। काशी के पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटना स्वीकार किया था, ठीक है, रामानंद जी से दीक्षा लेने के लिए काशी में, ठीक है, किसने, कबीर ने, ताकि अंधेरे में स्वामी जी का पैर उनके
पैर उन पर पड़े और उनके मुख से राम राम निकले, जिससे कबीर ने अपना गुरुमंत्र मान लिया। रामानंद ने भक्ति मार्ग को उत्तर भारत में फैलाया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में ही हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन साहब का चुका, कबीर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कबीर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लेकिन कह रहा है आपसे इनमें से कौन से कथन सत्य पूछा गया है, यानी कि हमें सही ढूंढना है। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि पहला का बिल्कुल ये सही है, पहला ऑप्शन ठीक है। वे बिल्कुल अनपढ़ थे और उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा करी है। उन्होंने निर्गुण राम की उपासना करी है, बिल्कुल निर्गुण राम की उपासना करी, ये भी सही, यानी पहला सही दूसरा सही। उनके राम दशरथ पुत्र राम हैं, बिल्कुल नहीं है। तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है, कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। उन्होंने भक्ति में आडंबरों का कड़ा विरोध किया है, बिल्कुल भक्ति में आडंबरों का कड़ा विरोध भी, कहने की पहला दूसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है। पहला दूसरा और चौथा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन से, कविता की मौत के रचनाकार कौन है। कविता की मौत के रचनाकार है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। धर्मवीर भारती दूसरा ताड़ सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं, धर्मयुग पत्रिका के संपादक हैं। उनकी रचना में अंधा युग, गुनाहों का देवता बड़ा फेमस है, ठीक है। तो दूसरे ताड़ सप्तक के कवि उन्होंने लिखा था कविता की मौत। 40 नंबर क्वेश्चन से, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय करम रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, किस पंक्तियां हैं। मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। श्याम तन एक लड़की है जो इलाहाबाद के रास्ते के पास एक पेड़ के नीचे बैठी, उस पेड़ में पत्ते भीने लगे हैं और उस पर बैठी, उस धूप में बैठी हुई है, और उसका शरीर कैसा है, श्याम तन, श्याम कलर की वो है, यानी कि वो सांवली कलर की लड़की है। भर बंधा यौवन, यानी युवावस्था को इससे पूर्ण एकदम से वो लड़की, ठीक है। भर बंधा यौवन, नत नयन, उसकी निगाहें नीचे की तरफ है। प्रिय कर्म रत मन, यानी कि वो अपने मन और कर्म, अपने शरीर मन, मनसा वाचा कर्मणा, सभी से अपने कर्म में लगी हुई है। गुरु माने बड़ा, हथौड़ा यानी एक हथौड़ा बड़ा सा ली हुई है, हाथ, वो हाथ में पकड़े है एक गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, एक शिलाखंड है, एक पत्थर है, उसी पत्थर पर बार बार शिलाखंड से उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वह तोड़ती पत्थर नाम की कविता से लिया गया है। बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना किसकी है, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तो ये रचना होगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 41 नंबर प्रश्न, यह धरती कितना देती है। कविता में कभी धरती में क्या बोता है। तो यह धरती कितना देती है, कभी धरती में क्या बोता है, गेहूं, बंदूकें, पैसे या बाजरा, क्या बोता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 41 नंबर बताएं, कौन बताएगा भैया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, यह धरती कितना देती, कविता में कभी धरती में क्या बोता है। तो कभी धरती में क्या बोता है, पैसे बोता है। क्या बोता है बेटा, पैसे बोता है वो, ठीक है। इसे बचपन में हम लोग, ऐसे आप लोगों के मन में भी आया होगा कि अगर हम पैसा बो देंगे तो पैसा ही फड़ेगा उसमें, ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी इस कविता में वे अपने बचपन की नादानी का वर्णन करते हैं, और खास करके हर एक बच्चे के बचपन में ये होता है, जब वो टॉफी बिस्कुट खाने के लिए पैसा ढूंढता है, मम्मी पापा से मांगता है रो बिलख करके, और पैसा पा जाता है 1-2 रुपया, तो उससे खाता है टॉफी चॉकलेट, खूब अच्छा लगता है उस समय, बिस्कुट भी खूब अच्छा लगता है। लेकिन उस समय उतना पैसा पहले के ज़माने में नहीं मिलते थे, माता पिता उतने पैसे नहीं होते थे सबके पास, ठीक है। अब तो लोगों के पास पैसे हो जाते हैं, अब बच्चा कुछ भी मांगे, 1 रुपया मांगता है, माता पिता 10-20 रुपये उसको दे देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोगों के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। 1 रुपया मांगा जाता था तो फिर मतलब मिलता था, जैसे भाई रहता ही नहीं था तो कहाँ से मिलता, कितना मेहनत करे पिताजी, 4-4 लड़के जिसके हो जाएं, ठीक है। तो फिर उतना पेट पालना ही मुश्किल हो जाता है, और गांव में खास करके ऐसी ही दिक्कतें रहती ही हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें बचपन में, चाहे सुमित्रानंद पंत जी हों, चाहे हम जैसे बालक हों या आप जैसे बालक हों, सबके जीवन में गांव वगैरह में कहाँ लोगों के पास उतना पैसे होते हैं कि वो जा कर के कुछ भी कर पाए, बेचारे परेशान ही रहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर वही सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि अगर वे मिट्टी में पैसे बोएंगे तो पैसों के पेड़ उगेंगे और वे बहुत अमीर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा लगता है, हम लोगों को भी लगता था, पहले सोचते थे कि भगवान अगर जादू दे देते तो जैसे बड़े बड़े जो दुकानें रहती थी चॉकलेट की, टॉफी की, उसमें मैं घुस जाता, चींटा बन करके, चूंटी बन करके, और जा करके खूब खाता बिस्कुट उस्कुट उसी में से निकाल करके, ठीक है। अब तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, खैर वो समय था।
तो ऐसे ही सुमित्रानंद पंत जी उस बचपन की मार्मिकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। यह कविता मनुष्य के लालच और प्रकृति की उदारता के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। ये वर्तमान में बताते हैं कि पैसों के लालच में कितना व्यक्ति अंधा हो चुका है। वह अपने बचपन की यादों के माध्यम से, बचपन में बच्चा लालच नहीं होता है, उसको खाने की पड़ी थी, वो सांप को भी देख लेता है छोटा बच्चा, उसको भी पकड़ के खाने का प्रयास करता है। उसको बच्चे को कुछ भी दे दो, छोटे बच्चे को, तो खाने का ही प्रयास करता है। और थोड़ा बड़ा होता तो उसको फिर टॉफी चॉकलेट जब अच्छा लगने लगता तो उसके लिए पैसे ढूंढता है। ठीक है, तो पैसे बोए थे कभी नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए भैया? 41 का सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। ठीक है, बड़ी जबरदस्त कविता है, अकाल और उसके बाद की कविता है। ठीक है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक जो है ठीक है, मतलब आप देखते ये जबरदस्त कविता है, अकाल और उसके बाद की कविता है। ठीक है, नागार्जुन साहब की कविता है, जो जन कवि कहे जाते हैं। बहुत ही मर्मस्पर्शी और प्रसिद्ध कविता रही है। अकाल के दौरान, अकाल खत्म होने के बाद के दृश्यों का वर्णन यहाँ पर नागार्जुन साहब ने किया है। अकाल के समय घर में चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन अनाज यानी दाने घर आते हैं तो खुशहाली लौटती है और चूल्हा जलने से धुआं उठता है। यह कविता भूख और तृप्ति के मनोविज्ञान को दर्शाती है कि अकाल के बाद की स्थिति जो है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कविता का शीर्षक क्या है? अकाल और उसके बाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजुली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये कविता की पंक्तियां जो हैं ये प्रसिद्ध छायावादी कवि, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं महोदय। और श्रद्धा का सौंदर्य का वर्णन किया गया। श्रद्धा बैठी हुई है, नीला कलर का कपड़ा पहने हुए है और थोड़ा सा उसका शरीर जो है दिख रहा है। नील परिधान, परिधान माने होते भैया कपड़ा, नील माने नीला, नील परिधान बीच सुकुमार, सुकुमार यानी कि सुंदर कुमार, सुंदर कुमार यानी सुकुमार माने सुंदर सा एक उसका जो शरीर का अंग है वो दिख रहा है। खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिले खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे कि जब उमड़ते घुमड़ते काले काले बादलों के बीच में नीले नीले आसमानों के बीच से जब बिजलियां चमकती हैं, जिस तरीके से बिजली चमकती है और दिखती है, उसी तरीके से श्रद्धा का अधखुला अंग इतना जबरदस्त तरीके से, जिस तरीके से बिजली की चमकने की एक प्रकार सुनहरे कलर की आभा दिखती है, ऐसे ही श्रद्धा का बदन उस नीले बितान से दिखता है, उस नीले परिधान के बीच से दिखता है। यहाँ पर कवि बड़ा जबरदस्त तरीके से वर्णन करता है। मनु पहली बार श्रद्धा को इस समय देखते हैं। श्रद्धा ने नीले रंग के भेड़ों का चरम का एक कपड़ा है उसको पहना हुआ है, जिनसे उनका कोमल शरीर वैसा ही सुंदर लग रहा है जैसे काले बादलों के बीच गुलाबी रंग की बिजली चमक रही हो। श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है और तुलना किससे की? बिजली के फूल के सौंदर्य के से तुलना करी गई है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू, 44 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध है? अपनी गजलों के लिए कौन प्रसिद्ध? मैंने शुरुआत में बताया था दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल का सबसे बड़ा हस्ताक्षर कवि माना जाता है, गजल सम्राट। ठीक, गजल, उन्होंने गजल को दरबारी विलासिता से निकाल करके आम आदमी की समस्याओं और व्यवस्था के प्रति विद्रोह से जोड़ दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति है साये में धूप। उनकी पंक्तियां हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज भी आंदोलनों में ऐसी पंक्तियां गाई जाती हैं। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? दुष्यंत कुमार साहब की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। छायावाद के चार स्तंभ, 48 नंबर देख लो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा जी, ये चार छायावाद के चार स्तंभ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन से, छायावाद का समय काल कितना है? 1920 से 1938 तक। 1916 से 34 तो होगा नहीं, 1916 से 36 भी नहीं है, 1920 से 40 भी नहीं, 1920 से 1938 तक करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 से 38 तक। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का समय मोटे तौर पर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास शुरू होता है। ठीक है, 1918 के आसपास अधिकांश विद्वान मानते हैं 1918 से 36 तक सटीक समय यही है, लेकिन ऑप्शन में आपको 1918 से 36 दिया नहीं है, तो 1920 से 38 बिल्कुल सही ऑप्शन लग सकता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है किस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? 46 नंबर। पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल कहा जाता है किसको बेटा? भारतेंदु युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण को यानी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है, रेनेसा का काल कहा है। ठीक है, चूंकि आप देखते हैं इस समय राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और नई वैचारिक क्रांति का उदय हुआ और जो मध्यकालीन जड़ता थी उसको तोड़ करके भारतीय समाज और साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और एक नई वैचारिक क्रांति आती है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 49 नंबर को तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, ठीक है, और पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को, ये बात ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से बिहारी रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं जयशंकर जो क्या नाम है, घनानंद किस धारा के हैं? रीत मुक्त धारा के घनानंद आलम बोधा हैं। रीतबद्ध के कौन है? केशवदास हैं। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। रैन माने होता अंधियारा। तो ये पंक्तियां जो है प्रश्न पूछा गया, इसमें रैन का मतलब क्या होता है? रैन माने होता रात्रि। ठीक है, ये पंक्तियां अमीर खुसरो साहब की हैं। रैन शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, संस्कृत के रजनी से बना हुआ है। रैन, रात या रात्रि को रैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये रैन, ठीक है, ये आप देखते हैं अमीर खुसरो के गुरुजी का देहांत हो जाता है, मर जाते हैं वो, और उन्हीं के याद में वो कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अब हमारे संसार में क्या काम जब मेरा गुरु ही चला गया, तो उसके लिए उन्होंने कहा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले विद्वान कौन से थे? डीलिट, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, डीलिट ऑफ उपाधि बताइए। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, एक शोधकर्ता थे। उन्होंने ही आप देखते हैं हिंदी साहित्य में निर्गुणवाद विषय पर अपना शोध ग्रंथ लिखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी का पहला डीलिट प्रदान किया गया उनको। गोरखनाथ की जो रचनाओं का संकलन गोरखबानी है, वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने ही इसका संपादन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका जो गोरखबानी के संपादक कौन है? अब अगला प्रश्न ही आ गया, गोरखबानी के संपादक। देखिए बहुत सारे प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जो ये क्लास अगर आपने देख लिया तो आपका मेजर माइनर को करिकुलर कहीं से भी कोई मतलब को करिकुलर छोड़ मेजर माइनर का पेपर हो हिंदी का, कोई भी विश्वविद्यालय हो, आपकी परीक्षा इससे बाहर नहीं आएगी। 2026-27 के लिए इसे आपका डीडीओ हो या महाराजा सुहेल देव हो या कोई विश्वविद्यालय हो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, माँ विंध्यवासिनी का भी होने वाला, उसके लिए राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सभी के ऑब्जेक्टिव पेपर जो माइनर के होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। गोरखबानी के संपादक कौन है? 51 नंबर, गोरखबानी के संपादक है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है, ये बात ध्यान है। गोरखबानी नाम से इसको संग्रहित किया है। गोरखनाथ के 14 ग्रंथों का संकलन इस रचना में किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन से आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो आचार्य शुक्ला जी ने विद्यापति को किस प्रकार कवि माना बेटा? तो उन्होंने श्रृंगारी कवि माना है विद्यापति को। श्रृंगारी कवि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भक्त कवि नहीं मानते हैं, वो श्रृंगारी कवि मानते हैं। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक बता देते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से इसको आध्यात्मिक नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 52 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ सुमेलित कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए अब यहाँ पर कविताएं जो लिखी हुई हैं, जैसे नागार्जुन कविता, इनमें से कौन सी है? बुआई का गीत किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। बुआई का गीत, तो बुआई का गीत किसका बेटा? फटाफट से आप बताने। नागार्जुन। नागार्जुन की कविता है बादल को घिरते देखा है। पहला ऑप्शन का क्या है? बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ठीक है, ये रचना बड़ी फेमस है नागार्जुन साहब की। इसका फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन कहाँ कहाँ है इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट का ऐसे इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, फर्स्ट का फोर्थ इसमें है, फर्स्ट का फोर्थ इसमें, फर्स्ट का फोर्थ इसमें है, यानी कि बी ऑप्शन आपका वैसे गलत हो गया। अब आप देखिए दूसरा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, ठीक है, प्रयोगवादी चेतना की कविता जो है, इनमें से भेद खोलती बात की, भेद खोलती बात की रचना किसकी? धर्मवीर भारती के। नहीं, बी का सेकंड ऑप्शन होगा। तो बी का सेकंड आपका इसमें नहीं दिया, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा।
बी का सेकंड आपका इसमें दिया है, यानी ये सही है, बी का सेकंड इसमें नहीं तो ये गलत हो, यानी कि पहला ऑप्शन का, इसका ऑप्शन का सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सी का शमशेर बहादुर सिंह का, सी का किसका हो जाएगा, सी का तीसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, बुआई का गीत शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, दुष्यंत कुमार का रचना कौन सी है, कहाँ तो तय था चरांगा हर घर के लिए। ठीक है, तो ये सब रचना जो है ये दुष्यंत कुमार की रचना है। कहाँ तो तय था चरांगा हर घर के लिए, ये रचना किसकी, दुष्यंत कुमार प्रसिद्ध गजल गायक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन से तुलसीदास किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास को लेकर के एक रचना लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस रचना को लिखा हुआ है। ठीक है, अक्सर लोग तुलसीदास नाम देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलसीदास रचना किसने लिखी हुई होगी, लेकिन एक लंबी कविता है, खंड काव्य है, निराला जी ने इसको लिखा हुआ है। निराला जी ने महात्मा महाकवि तुलसीदास के मानस के विकास और उनके अंतर्द्वंद का वर्णन किया है, और कैसे वे अपनी पत्नी के उपालंब यानी ताने के बाद राम भक्ति से जुड़ जाते हैं। जब उनकी पत्नी कहती है कि हाड़ मास में देह ममता में ऐसी प्रीत, रत्नावली कहती है कबीरदास तुलसीदास जी से। तुलसीदास को लग जाता है कि भाई क्या ही रखा है इन सब में, मोह माया सब त्याग करके और संन्यास ले लेते हैं। तुलसीदास की रचना है 53 नंबर। तुलसीदास जो है बेटा किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न आपका चुका, सिद्धनाथ जैन आदि का साहित्य किस काल के अंतर्गत मिलता है, बताएं। 54 नंबर प्रश्न, सिद्धनाथ जैन साहित्य किस काल का ये है, बताएं। तो सिद्धनाथ जैन साहित्य ये सब आपको आदिकाल में दिखता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने वाला साहित्य है। नाथ साहित्य जो है गोरखनाथ के द्वारा चलाया गया योग मार्ग था। जैन साहित्य में स्वयंभू पुष्पदत्त जैसे कवियों के द्वारा चरित्र काव्य लिखे गए बहुत सारे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर, वो हो गया था 55 नंबर वाला। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो कविता के रचनाकार कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। बहुत ही जबरदस्त रचना आपकी आ चुकी है। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो कविता के रचनाकार, 56 नंबर। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो एक कविता है, महादेवी वर्मा जी की रचना है, 80 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी रचना है दीप शिखा काव्य संग्रह है, उसी से ये संकलित किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 57 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं, नागार्जुन जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के सबसे प्रमुख स्तंभ यही माने जाते हैं। ये जन कवि थे, मजदूरों किसानों आम जनता के दुखों को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित और सत्ता के प्रति विद्रोही स्वर आपको इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, तुलसी के काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन आपका, तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में सही कथन इनमें से कौन सा है बेटा, तो आप देखें सही कथन पूछा गया है ना। तुलसीदास की काव्य रचना में अवधी भोजपुरी और ब्रजभाषा के रूप मिलते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इनकी भाषा में आपको अवधी मिलते तो अवधी में अवधी लिखते हैं, ब्रजभाषा जब लिखते विनय पात्र का तो ब्रजभाषा में लिखते, भोजपुरी में नहीं लिखा है। कवितावली की रचना भोजपुरी है, बिल्कुल गलत है, कवितावली भोजपुरी में नहीं लिखी गई है। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी, गलत बात है। रामचरितमानस भाषा की अवधि बिल्कुल सही है, रामचरितमानस भाषा की अवधि है। विनय पात्रिका की भाषा ब्रज भाषा, बिल्कुल विनय पात्रिका ब्रज भाषा, बिल्कुल तीसरा चौथा सही है। आप पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तीसरा और चौथा सही है, बाकी सब गलत है, यानी बी ऑप्शन तीसरा चौथा सही है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पंक्तियां सम्मिलित इनमें से कीजिए। देखिए पंक्तियां कौन सी, सूरदास की रचना कौन सी है, सूरदास, देखिए जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं, पहले का चौथा बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक है, गोरखनाथ बी का दूसरा ही हो जाएगा। हसीबा खेलिबा रहीबा रंग और काम क्रोध ना करीबा संग, ये रचना किसकी है, ये रचना गोरखनाथ की है, बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का आपका चौथा हो जाएगा, दूसरे का आपका दूसरा हो जाएगा, यानी बी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और अमीर खुसरो वाला लग जाएगा पहला ऑप्शन, छापति लक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, ये रचना किसकी है, पंक्तियां हैं अमीर खुसरो साहब की। ठीक है, विद्यापति, विद्यापति की कौन सी रचना है, देख देख राधा रूप अपार, राधा की वंदना कविता। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में पहली, तो डी का आपका तीसरा लग जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा आपका बेटा कैसा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका, यानी कि जो है चौथा, ए का चौथा लग जाएगा। ठीक है, बी का दूसरा लग जाएगा, सी का पहला लग जाएगा और डी का तीसरा लग जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, आदिकाल का ये महाकाव्य है,
इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। 69 सर्गों में बटा हुआ पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्वक जीवन के बारे में वर्णन किया गया इसमें। जबकि रामचरितमानस ये भक्ति काल का काव्य है। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो के बाद में रामचरितमानस लिखा गया है। फिर उसके बाद में लिखा गया है आपका कामायनी, और फिर उसके बाद में आपका साकेत और कामायनी, ये छायावाद के हैं दोनों, ठीक है। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। साकेत नाम की रचना एक महाकाव्य है, रचना लिखी है मैथिली गुप्त जी ने। छायावाद के कवि हैं मैथिली गुप्त जी, जो द्विवेदी युग के हैं। साकेत लिखा गया, फिर कामायनी बाद में लिखा गया। तो ये मैथिली गुप्त जो है कहाँ के हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो पहले लिखा गया, ठीक है। कामायनी जो है छायावाद की रचना है। छायावाद का एक प्रकार से उपनिषद कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। मैथिल कोकिल की उपाधि से कौन विभूषित किया जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 61 का। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी बड़ी जबरदस्त कविता आ चुकी है, बहुत ही जबरदस्त है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार साहब एक गजल गायक हैं, उनकी रचना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दुष्यंत कुमार सबसे प्रसिद्ध गजल गायक है, उन्होंने ही एक प्रकार से ये चीजें बताई हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 63 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा इनमें से बताएं। असत्य कथन पूछा गया, चूंकि आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि असत्य कथन कौन सा, तो यहाँ से हमको सत्य पहले ढूंढ लेना है, असत्य अपने आप निकल आएगा। इनका जन्म पटियाला जिले के एटा गांव में हुआ था। क्या हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाला पंजाब में नहीं, बल्कि एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। यानी पटियाला उत्तर पंजाब नहीं, पटियाला जिले के एटा गांव में नहीं हुआ था। पटियाला जो है वो पंजाब में पड़ता, तो वहां नहीं हुआ था। एटा जिले में जरूर हुआ था। एटा गांव नहीं, एटा जिला है, उसमें उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। तो पहला ऑप्शन इनका बिल्कुल गलत है। दूसरा है ये प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो गुरु हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये गुरु नहीं बल्कि ये शिष्य थे, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। यानी गलत ही पूछा गया ना, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा आप देखो, ये पहेलियां मुकरिया तथा दो सुखने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये सही कथन है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, लेकिन तीसरा सही। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। क्या बताएं? अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था बेटा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था क्या? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अमीर खुसरो, ठीक है। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में जन्म होता है। भारत का तोता यानी तोती हिंद कहा जाता है इनको, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बड़े जबरदस्त रचनाकार हैं ये। दो सुखने ढकोसला ये सब लिखते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये भी सही है, और ये भी तीसरा चौथा सही है, और पहला दूसरा गलत है। गलत पूछा गया है तो पहला दूसरा गलत है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। तो ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन, ठीक है, चौथे का ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका। 63 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा कितनी है? 64 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग विक्रम संवत में 57 घटा देंगे तो आपका सन निकल आएगा, यानी 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक का जो समय काल है आदिकाल के नाम से, जिसको वीरगाथा काल उन्होंने कहा था। 67 है आयोग घोष बड़ो व्यापारी पंक्ति में व्यापारी कौन है? व्यापारी उद्धव को कहा गया है। ये उनकी रचना किसकी है? इनकी किसकी रचना है? किसकी रचना है बेटा ये? रचना किसकी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूरदास की, बिल्कुल सूरदास की रचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका 68 नंबर, कबीर की बाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किस नाम से किया था? बताएं। 68 नंबर करेक्ट आंसर। तो उनके धर्मदास ने कबीर बीजक के नाम से किया है। बीजक के 3 भाग हैं, ठीक है, साखी, शबद और रमैनी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए यहीं पर। निम्नलिखित रचनाओं में से उनके रचनाकारों के नाम सम्मिलित कीजिए इनमें से, बताएं। बीसल देवरासो, बीसल देवरासो के रचनाकार बताएं। देखिए देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए, परमाल लासो किसने लिखा है? परमाल लासो जगनी की रचना आलखंड कहा जाता है, तो दूसरे का इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी रचना क्या बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है भाई,
बिल्कुल पहले का ऑप्शन नंबर देखें, तो बीसल देवरासु किसने लिखा है? बीसल देवरासु को लिखा है बेटा किसने? नरपति नाल्हे ने बीसल देवरासु को लिखा है। ठीक है, खुम्मान रासु दलपत विजय, ठीक है, परमाल रासु जगनीक और विजय पाल रासु नल्ल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका। ठीक है, पहले का दूसरा लग जाएगा, पहले का दूसरा लग जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा दूसरे का तीसरा लग जाएगा, दूसरे का तीसरा परमाल रासु जगनीक, ठीक है, तीसरे का पहला लग जाएगा खुमान रासु दलपत विजय, ठीक है, और चौथे का आपका चौथा लग जाएगा यानी कि विजय लाल रासु नलपत सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहीं पर 69 नंबर देख लीजिए लगे हाथ। घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद जो है बेटा रीति युक्त नहीं, रीतिबद्ध नहीं, रीति सिद्ध भी नहीं, रीति मुक्त का धारा के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 66 नंबर, सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर ब्रज भाषा में लिखा गया है, सूरदास जी की रचना है, बात ध्यान रखेंगे। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू जयशंकर प्रसाद का वीरा काव्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दार्शनिक मतों के अनुसार, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दार्शनिक मतों के अनुसार मतों को उनके आचार्यों के साथ सही सुमेलित कीजिए। देखिए द्वैतवाद, द्वैतवाद का जो है वो शंकराचार्य। द्वैतवाद की विचारधारा किसने दी है? द्वैतवाद का संकलन किसने दिया? माधवाचार्य ने। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद किसने दिया? अद्वैतवाद शंकराचार्य। इनका माना था कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, अद्वैतवाद शंकराचार्य। बी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो पहले का 4, बी का फर्स्ट। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, सूरदास इनके शिष्य थे, सूरदास जी गुरु जी वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद की विचारधारा देते हैं। और अगला आपका विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया? रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद है, सी का दूसरा लग जाएगा और डी का आपका तीसरा लग जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से 72 नंबर प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? सूफी काव्य परंपरा में ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखा गया है, प्रेमिका या प्रेमी के रूप में, बताएं। तो सूफी कवियों जैसे जायसी ने इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम को पाने का संदेश दिया है। इसमें आत्मा को प्रेमी यानी नायक और परमात्मा को प्रेमिका नायिका के रूप में चित्रित किया गया। भक्त ईश्वर रूपी प्रेमिका को पाने के लिए अनेक कष्ट सहता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती है बेटा, एक तो प्रेमिका के रूप में भी, चूंकि प्रेमिका के रूप में भी और प्रेमी के रूप में भी। ठीक है, चूंकि नागमती जो है हो चाहे कोई भी हो, तो बाद में उनको लगता है कि अगर मैं अपनी इतना प्रेमिका को इतना चाहता था जितना मैं प्रेमी को, अगर मैं जितना मैं अपने प्रेमी को चाहता था उतना मैं अगर भगवान को चाहता तो भगवान हमको मिल जाता। ये बाद में जो है उनको रियलाइज होता है, एहसास होता है। यहाँ पर प्रेमी करेक्ट आंसर हो सकता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का इसका प्रेमी के रूप में, चूंकि प्रेमी के रूप में देखा गया है, कहीं कहीं पे प्रेमिका मिलता है, कहीं कहीं पे प्रेमी मिलता है। वैसे प्रेमिका ही इसमें करेक्ट आंसर लगा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यही मानती है। ठीक है, ईश्वर प्रेमिका के रूप में, सूफी कवि ईश्वर को एक अत्यंत सुंदर यानी मासूक यानी प्रेमिका के रूप में देखते हैं। ठीक है, साधक यानी भक्त प्रेमी के रूप में, जो ईश्वर की भक्ति करता है साधक उसे आशिक या प्रेमी माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी उनके महाकाव्य पद्मावत में रानी पद्मावती को ईश्वर यानी परमात्मा का प्रतीक माना गया है, और रतन सेन को साधक यानी आत्मा का प्रतीक। रतन सेन प्रेमी अनेक कठिन कठिन बाधाओं को पार करके पद्मावती यानी ईश्वर प्रेमिका को पाने का प्रयास करता है। यानी यहाँ पर प्रेमिका नहीं बल्कि मतलब प्रेमिका ही लगा देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन से, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य नाम था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भक्ति काल, निर्गुण भक्ति धारा एवं सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं हैं, बिल्कुल निर्गुण और सगुण दोनों धाराएं, यानी सही है ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, सगुण भक्ति धारा अवतारवाद का विरोध करती है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा अवतारवाद का समर्थन करती है। बात बिल्कुल गलत है, यानी कि सगुण भक्ति धारा समर्थन करती है अवतारवाद का, जबकि निर्गुण विरोध करते हैं। तो ये हमारा उल्टा लिखा है, नहीं गलत है ये। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत और सूफी काव्य धाराएं आती हैं, बिल्कुल आती हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ही सूफी और भक्त कवि आते हैं। ठीक है, जबकि सगुण के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्त शाखा आते हैं। तो पहला और दूसरा जो है, तीसरा सही है, दूसरा और चौथा आपका। देखिए सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम और कृष्ण काव्य धाराएं थी, बिल्कुल, यानी कि पहला, इसमें केवल दूसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका केवल देखो, केवल 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
75 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, माया दीपक नर पतंग पंक्ति किस कवि की है? माया दीपक नर पतंग ये पंक्तियां किसकी है? ये कबीर दास की है रचना। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 75 नंबर का सी ऑप्शन, कबीर दास की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कबीर दास का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसमें संसार को माया दीपक और मनुष्य को पतंगे के समान बताया गया। जैसे पतंगा दीपक की लौ की चमक से आकर्षित होकर के उसमें जल मरता है, और वैसे ही मनुष्य माया के मोह पास में फंस करके अपना जीवन नष्ट कर देता है, लेकिन वह एक प्रकार से वास्तविक रहस्य को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, उसको लगता है कि दीपक में जाने से हमारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वहाँ मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है। तो आपका इस तरीके से मैंने आपको पूरा विस्तार से समझा दिया है, मैंने विस्तार से पूरा आपको बता दिया। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है विथ आंसर शीट, ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ में हिंदी के और भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाता है। 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पीडीएफ मिल जाता है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों का मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करता है उसकी फीस मात्र और मात्र 150 रुपये में, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी मिल जाएगा और सेकंड सेमेस्टर की आपकी क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी आपकी मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो इस तरीके से 6 महीने तक आप उसमें क्लास पढ़ेंगे मात्र 150 रुपये फीस में। फीस कैसे जमा करें? जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 150 रुपये फीस दोनों सेमेस्टर के लिए, केवल एक सेमेस्टर के लिए 100 रुपये, केवल सेकंड का ज्वाइन करना तो मात्र 100 रुपये, केवल फर्स्ट का ज्वाइन करना तो 100 रुपये। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपको पीडीएफ प्राप्त करना है और सेकंड का भी ज्वाइन करना तो आप दोनों का ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पीडीएफ लेकर के पढ़ लेंगे, बड़ा आसानी होगा आपको। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।